हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हो चुका था हमारा, एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया वो हट चुका है, रिकॉर्डिंग ही चालू नहीं हुई थी, फिर से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। PSM एपिडेमियोलॉजी बेसिक टू एप्लीकेशन पार्ट 2, ठीक है ना। इसमें हम क्या देखेंगे, ये सब मैं भी पढ़ा चुका था, इसमें फिर से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। हम देखेंगे पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, इंडिकेटर वगैरह एपिडेमियोलॉजी की कुछ चीज़ें। एपिडेमियोलॉजी थ्री पार्ट में मैंने बता दिया था, ये सभी के लिए इफेक्टिव है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी, PG के लिए भी, आप जिसके लिए देना चाहें उसके लिए सही रहेगा। जो भी PSM लोग पढ़ते हैं सभी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में क्या देखते हैं हम, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी दो टाइप से कर सकते हैं, कितने टाइप से, दो टाइप से। पहला टाइप क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, कंफर्म करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, टाइम प्लेस पर्सन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डिजीज को, कोई भी हाइपोथेसिस दी उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। तो मान के चलो ये क्या है, जैसे मान के चलो ये फर्स्ट, ये डिस्क्रिप्टिव क्या है, फॉर्मुलेशन दी हमने, कोई हाइपोथेसिस ली, जैसे मान के चलो मैंने एक हाइपोथेसिस, इसमें इस पूरे चैप्टर में हम हाइपोथेसिस एक लेके चलेंगे। जैसे मान के चलो कि लंग कैंसर जो है, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या करता है, लंग कैंसर को कॉज करता है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मुलेशन हो गया, ठीक है। इसमें हम फिर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्टिंग, क्या करेंगे, टेस्टिंग। इसमें क्या करेंगे, कन्फर्म, ठीक है। तो अरे यार बहुत गंदी राइटिंग है, राइटिंग पे ध्यान न दें, सुन लें और पढ़ लें आप लोग, ठीक है, इसका ध्यान रखें। इसको भी हटा देते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव को हम तीन टाइप्स देखते हैं। जैसे मान चलो मैंने क्या बताया, स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, बट मैं बोल रहा हूँ पहले, ये मैंने केवल बोला है, मान के चलो ये आज प्रूव्ड है, लेकिन समझने के लिए हम समझ रहे हैं। जैसे मान के चलो कि ये प्रूव्ड हो चुका है, बट मैं इसको प्रूव करना है हमको कि क्या ये सही बात है। जैसे मान के चलो कुछ लोग बोल देंगे कि हाँ ठीक है जो है, तो कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल देंगे कि हम आम खाने से ब्लाइंडनेस आती है, तो क्या सही बात है। तो ये आज हमको सही नहीं लग रहा है, बट हम जब रिसर्च करेंगे, लंबे टाइम पे रिसर्च करेंगे, किस तरह से करेंगे, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होगा वो पता लगाएगा सारी जगह रिसर्च करके, तब फिर वो बताएगा कि है या नहीं है, ठीक है। उसी तरह स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग कैंसर कॉज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी का हम पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं, कौन पता लगाएगा, कौन पता लगाएगा, एपिडेमियोलॉजिस्ट पता लगाएगा। कौन पता लगाएगा, इस एपिडेमियोलॉजिस्ट पता लगाएगा। क्या पता लगाएगा, जैसे अब देखो कि अब अगर बोल रहा है कि स्टडी ये करता कौन है, कौन करता है। मैंने कल तुमको दो चीजें बताई थी, एक बताई थी क्या, एक सेकंड चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्मोकिंग क्या करता है, लंग कैंसर करता है। अब ये जो हमारी स्टडी हो रही है, इसको जो हमारी हाइपोथेसिस है, इसको प्रूव करने के लिए, इसको सही करने के लिए ये करता कौन है। तो मैंने कल तुमको बताया था, एक होता है एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक होता है क्लिनीशियन। क्या होता है, क्लिनीशियन। तो जो क्लिनीशियन होता है वो फिजिशियन होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर ठीक करता है पेशेंट को, और ये क्या करता है, डिजीज को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, डिजीज को प्रिवेंट करता है, पहले ही डिजीज आने के पहले ही रोक के रख देगा, डिजीज को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिजिशियन, और कौन होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट और क्लिनीशियन, ठीक है। दो चीज़ें मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताई थी कैसे होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ है कौन कंडक्ट करता है, तो सबको पता है एपिडेमियोलॉजिस्ट कंडक्ट करता है। और ये कंडक्ट क्यों होती है, जैसे मैंने जो हाइपोथेसिस दी थी स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हाइपोथेसिस कैसे होती है, एजुकेटेड गेस। क्या होता है, एजुकेटेड गेस। क्या होता है, एजुकेटेड गेस। एजुकेटेड गेस क्या होता है कि मतलब हमने गेस किया ना कि स्मोकिंग कैंसर करता है, या जो मान लो से हाई सॉल्ट इंटेक क्या करता है, हाई सॉल्ट इंटेक क्या करता है, हाइपरटेंशन करता है, ठीक है। तो ये हमारे केवल गेस हुआ ना, पहले थोड़ी प्रूव हो गया था, वो तो बहुत लंबे टाइम की रिसर्च के बाद प्रूव हुई है चीज़ें, ऐसे एक बार में प्रूव नहीं हुई है। तो वो सब एक्सपोजर होता है, कैसे फिर उसकी टेस्टिंग होती है, रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
तो देख लो एक बार रीड कर देते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट सजेस्ट अ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर्स, यूजुअली एन एक्सपोजर एंड अ डिजीज व्हिच कैन बी टेस्टेड बाय रिसर्च। हम रिसर्च करके टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस मेड बाय अ रिसर्चर टू फाइंड आउट व्हाई और हाउ समथिंग हैपेंस इन हेल्थ और डिजीज। ठीक है। कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, या तो कॉज, देखो दो कंपोनेंट्स होते हैं या तो नहीं। कॉज, कॉज जो होता है, कॉज हो गया, कॉज की वजह से क्या हुआ, कॉज का जो दिखता है हमको इफेक्ट दिखता है। क्या दिखता है? इफेक्ट दिखता है। रिस्क फैक्टर और एक्सपोजर, इसका क्या दिखेगा हमको? डिजीज। ठीक है, कि जो हमारा कॉज होगा उसका इफेक्ट ये रहा, ये रिस्क फैक्टर एक्सपोजर का ये डिजीज रही। ठीक है, तो कैसे रही? जैसे मान के चलो ये स्मोकिंग है। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। क्या करता है स्मोकिंग? लंग कैंसर कॉज करता है। क्या करता है? लंग कैंसर। तो अब इसमें क्या हुआ? ये हो गया कॉज, ये क्या हो गया? इफेक्ट हो गया, या डिजीज बोले तो इधर वाले जो पार्ट में है हमारे कॉज लिखे हुए हैं और इसके आधे वाले पार्ट में डिजीज लिखी हुई है। ठीक है, इधर डिजीज लिखी हुई है, मतलब इधर क्या है? इफेक्ट और डिजीज, इधर क्या है? कॉज, रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर। ठीक है, इसको हटा दिया जाए ताकि आप लोगों को दिख जाए, वर्ड नहीं गायब हो रहा हो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि कॉज और इफेक्ट और रिस्क फैक्टर, एक्सपोजर और डिजीज। तो स्मोकिंग क्या करता है? लंग कैंसर कॉज करता है। हाई सॉल्ट इंटेक क्या करता है? हाइपरटेंशन कॉज करता है। एचपीवी इन्फेक्शन क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। एस्बेस्टोस एक्सपोजर क्या करता है? मेसोथेलियोमा करता है। इसी तरह से यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर करता है। एयर पॉल्यूशन जो है तो ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ाता है। अल्कोहल कंजप्शन रिस्क ऑफ लिवर सिरोसिस बढ़ाता है। ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, इस तरह से आप लोग इसको पढ़ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि स्मोकिंग क्या करती है? लंग कैंसर कॉज करती है। क्या करती है? लंग कैंसर कॉज करती है। स्मोकिंग क्या कॉज करती है? लंग कैंसर। तो इसमें कॉज क्या हुआ? स्मोकिंग। इफेक्ट क्या हुआ? लंग कैंसर। इस तरह रिस्क फैक्टर या एक्सपोजर, बहुत टाइम से एक्सपोजर है स्मोकिंग का, तो उसको डिजीज क्या हो सकती है? लंग कैंसर हो सकती है। क्या हो सकती है? लंग कैंसर हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज में क्या देखा हमने? ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग और कंफर्मेशन। क्या? कंफर्मेशन। 3 स्टेज में होती है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव को किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? डिस्क्रिप्टिव। चलो आ जाओ, हम देखते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव। जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे हम, सबको समझते हुए जाना है, बस देखते हुए जाना है। ये हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन सबको समझ में आ गया कि हमने वो चीज़ सोची, हमने सोची कि क्या ये होता है या नहीं होता है, फिर हमने उसको क्या किया? टेस्ट किया। तो टेस्ट कैसे करते हैं? एनालिटिकल स्टडीज से। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या देखते हैं? डिस्क्रिप्टिव को हम 3 टाइप्स बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अब देखो, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्यों बोलते हैं, सब समझ रहे हो ना? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है इन सभी स्टडीज में। हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, कोहॉर्ट, केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल स्टडीज, ये सब हम वो कर रहे हैं। जैसे स्मोकिंग हम देखे, लंग कैंसर पता किए हुआ या नहीं, फिर कंफर्म किए तो इधर आ गए हम। ठीक है ना, इस तरह से देखते जाते हैं। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव हम क्या देखेंगे? डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, डिफाइनिंग द डिजीज और डिस्क्राइबिंग द डिजीज। क्या क्या देखा अपन ने? डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, डिफाइनिंग द डिजीज और डिस्क्राइबिंग द डिजीज। ठीक है, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन में क्या होगा? डिफाइनिंग द पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन डिफाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम टोटल पॉपुलेशन को देख लिए कितनी पॉपुलेशन है इस पे, ये नहीं। हमारा होता है कि हम उसको एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, कल्चरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, कि एज क्या है उसकी, यंग है, ओल्ड है, बच्चा है, अभी क्या है, ऑक्यूपेशन देखेंगे, क्या कहाँ काम करता है, कल्चरल कैरेक्टर देखेंगे उसके। और डिजीज अंडर स्टडी क्या है? डिजीज, डिजीज मतलब ऑपरेशनल डिजीज डेफिनेशन, मतलब कि जैसे कोई डिजीज जैसे हो रही है, जो लंग कैंसर हो रही है, वो हम टेस्ट के द्वारा जानेंगे ना, टेस्ट करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। तो उसकी पता चलेगी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जितने स्मोकिंग कर रहा होगा, जितना ज्यादा, जितनी 15, 20, 30 सिगरेट फूक रहा होगा, उसके हिसाब से उसको लंग कैंसर होगा, उतनी जल्दी होगा। तो ये सब चीजें हम डिफाइनिंग द डिजीज, डिजीज अंडर स्टडी करके हम डिजीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, फिर उसका डिस्क्राइब डिजीज। अब डिस्क्राइब कैसे करेंगे? 3 टर्म्स है उसको डिस्क्राइब करने के। क्या क्या? कि डिजीज कब हुई, कब हुई मतलब टाइम, किस टाइम पे हुई, कहाँ हुई, किस प्लेस पे हुई, कौन सी जगह पे हुई, हु इज गेटिंग द डिजीज, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। कैसे डिटेल में देखते हैं? टाइम। टाइम देखो, टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइम को भी, टाइम को कैसे? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पीरियोडिक। क्या क्या? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पीरियोडिक। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पीरियोडिक। इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, एक बार पढ़ा दिया था इसलिए वो पुराना वाला बचा रह गया। ठीक है, तो
क्या क्या देखा आपने? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एपिडेमिक एक होता है, शॉर्ट टर्म के भी 3 टाइप बताया, सिंगल या पॉइंट, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रोपेगेटेड। इसमें भी 3 टाइप। लॉन्ग टर्म सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में चलता रहता है। और पीरियोडिक में क्या होता है? सीजनल और साइक्लिक होता है, प्लेस और पर्सन होते हैं फिर अलग से, ठीक है ना, उसको हम आगे देखेंगे। इसमें क्या देखते हैं? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बताया मैंने सबसे पहले? अरे यार परेशान हूं मैं इस पेन से। क्या होता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में? क्या देखते हैं हम? 3 टाइप से देखते हैं। कैसे कैसे? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म के भी मैंने 3 टाइप बताया। क्या क्या? सिंगल पॉइंट सोर्स, कॉन्टिन्यूअस या प्रोपेगेटेड। सिंगल पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि अचानक से कोई डिजीज आई, रैपिड राइज हुई डिजीज, फिर रैपिड फॉल हो गई। कंटिन्यूअस में क्या होता है? रैपिड राइज बट धीरे धीरे फॉल हुई। प्रोपेगेटेड में क्या होता है? ये फैलाता है, पर्सन टू पर्सन फैलती जाती है डिजीज, उसको बोलते हैं प्रोपेगेटेड। अब इसको हम आगे देखते हैं अच्छे से, और अच्छे से देखते हैं कैसे। चलो आगे देखते हैं। जैसे मान के चलो ये नंबर ऑफ केसेस, इधर टाइम लिखा हुआ, ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में हमारा क्या लिखा हुआ है? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है? देखो देखो देखो, हटा देते हैं पहले इसको। मान लो ये ज्यादातर लोगों में जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो समय के साथ लोगों में बनी रहती है। क्या रहती है? बनी हुई चली आती रहती है। जैसे ये एंडेमिक हो गया, ये कंजक्टिवाइटिस ये जो है तो लोगों में, ज्यादातर लोगों में तुम देखोगे कि बनी रहती है, ठीक है। अचानक से यहाँ पे कोई ऐसी डिजीज आती है जो आउटब्रेक लेती है और अचानक से राइज फॉल हो जाता है। जैसे मान लो भोपाल का स्टेज, यहाँ पे क्या हो गया था? मोर देन 2.5 डेविएशन। डेविएशन वगैरह क्या होता है हम आगे पढ़ लेंगे स्टैटिक्स में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं रैपिड राइज हुआ, रैपिड फॉल हुआ, फिर कोई दूसरी डिजीज है उसी का सेकेंडरी कव यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। उसको कैसे देखते हैं? इसको भी हम आगे और चलो देखते जाते हैं, समझते जाते हैं, चलते जाते हैं धीरे धीरे। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन क्या होता है? 3 टाइप हो गए, सबको बता दिया ऊपर, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंगल या पॉइंट सोर्स। सिंगल पॉइंट सोर्स का मतलब क्या होता है? मैंने थोड़ा सा बता दिया था ऊपर। सिंगल और पॉइंट सोर्स में क्या होता है कि जैसे मान के चलो कोई डिजीज एजेंट आया, अचानक से डिजीज एजेंट जो आया वो ब्रीफ होता है, एक्सपोजर ब्रीफ होता है। क्यों ब्रीफ होता है? क्योंकि जैसे ही वो डिजीज एजेंट आएगा और ये डिजीज में कर्व राइज होगा और ये फॉल होगा अचानक से, ठीक है। इसमें कोई सेकेंडरी कर्व भी नहीं बनता है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 होता है। इसको हम चलो एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूँ कैसे होता है। जैसे मान के चलो ये भोपाल गेस्ट एचडी को उठा लो तुम। भोपाल गेस्ट एचडी में क्या हुआ? ये फैक्ट्री है, ये कब हुआ था? 1984 में आई थिंक हुआ था अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है। तो 1984 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि गैस जो थी वो पेस्टिसाइड फैक्ट्री है, यहाँ पे पेस्टिसाइड फैक्ट्री आप सभी लोग देख रहे होंगे। तो ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री में क्या हुआ था? कौन सी फैक्ट्री है? पेस्टिसाइड फैक्ट्री। पेस्टिसाइड फैक्ट्री, इसमें क्या हुआ था पेस्टिसाइड फैक्ट्री में कि अचानक से इसमें कुछ लीकेज हो गई थी गैस की। तो जो गैस का नाम क्या था सबको पता है, अभी सब पढ़ते आते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, MIC, मेथाइल ये आउटब्रेक हुआ था। और ये जितने ये पूरा भोपाल है, देख रहे हो पूरी सिटी देख रहे हो, ये देखो ये पूरी सिटी, ये पूरी सिटी में फैल चुका था, ये पूरी सिटी में फैल चुका था। इसमें देखो अचानक से लोग सो रहे थे, वो सोते सोते मर गए। तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग भी जब गैस यहाँ पे फैली, ये जो गैस फैली वो पूरे एरिया को ऐसे प्रभावित करके चली गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अचानक से कोई एजेंट आया या गैस को वही मान लो एजेंट मान लो, और वो क्या हुआ कि राइज हुआ, रैपिड राइज मतलब अचानक से डिजीज फैली और सारे के सारे लोग मारे जाने लगे, ठीक है। तो कैसे मारे जाने लगे? उसका वही कर्व, ये कर्व देखो, ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बस ध्यान रखना है। इस ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना हमेशा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब देखो इस ग्राफ से हम सारी ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम कैसे कवर करते हैं, एक्सपोजर ब्रीफ हुआ। क्यों? क्योंकि जो एजेंट आया वो सारे के सारे लोगों में, सारे भोपाल वासियों में एक साथ इंटर किया और एक साथ मार डाला, या कोई डिजीज कॉज किया या डिफेक्ट कोई कॉज कर दिया, सारे लोग निपट गए इसमें, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसमें 1 रहा, और इसमें जो एपिडेमिक ट्रेंड्स था वो क्या था? एक्सप्लोजिव क्यों था? क्योंकि बहुत सारे लोगों में अचानक से ये घटना हुई और अचानक से फैल गई थी, ठीक है। इसमें कोई भी सेकेंडरी वेव्स नहीं आएगी, वैसा नहीं है कि आज लीक हुई तो 4 दिन बाद फिर लीक होगी, तो कोई सेकेंडरी वेव्स क्या होगी? नहीं आएगी, कोई यहाँ सेकेंडरी वेव्स नहीं बनेगी, ठीक है ना। यहाँ जो सेकेंडरी वेव्स हो सकती थी ये सेकेंडरी वेव्स है, तो ये सेकेंडरी वेव नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी।
ये भी याद हो गया हमारा। और क्लस्टरिंग ऑफ केसेस देखने को मिलता है, क्यों? नैरो इंटरवल ऑफ टाइम में, क्यों? क्योंकि एक ही इंक्यूबेशन पीरियड है और सबके लिए सेम इंक्यूबेशन पीरियड है और एक साथ सबको डिजीज फैल रही है, सब लोग एक साथ मारे जा रहे हैं, इसलिए एक इंक्यूबेशन पीरियड होगा। अब हमको सारे पॉइंट से याद हो चुके हैं। रैपिड राइज, रैपिड फॉल दिख रहा है, रैपिड राइज रैपिड फॉल दिख रहा है, दिख रहा है, देखो यहाँ लिखा भी है शायद ना, एपिडेमिक कर्व राइजेज एंड फॉल्स रैपिडली, ठीक है ना, रैपिड राइज रैपिड फॉल, ये ध्यान रखना है हमको। ये भी पॉइंट देख लिया, एजेंट इज ब्रीफ, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, इंक्यूबेशन पीरियड, कर्व कर्व रैपिड फॉल, एपिडेमिक टेंड्स टू एक्सप्लोजिव, ये भी देख लिया। और क्या है, कोई सेकेंडरी वेव नहीं होती, ये भी बता दिया। क्लस्टरिंग ऑफ केसेस होता है, ये भी बता दिया, ठीक है। इसमें कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। फूड पॉइजनिंग, मान के चलो कि यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है इस जगह पे, इस पार्टी में सभी ने कुछ टाइप एक खाना बना, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था जिसने सबको कॉज किया, सबको डिजीज एक साथ सबको ही, और एक साथ धीरे धीरे करके सब में खत्म हो गई, क्योंकि एक दिन तक बीमार पड़े या जितने भी दिन तक बीमार पड़े उनको एक साथ इसी खाने की वजह से हुआ। तो बोला जाए ना अचानक से, तो यहाँ भी क्या हुआ, रैपिड राइज, फिर रैपिड फॉल होगा, क्योंकि सेम खाना तो कोई खाने जाएगा नहीं कि वही जो खाना खराब हो गया उसको खाएगा, इसलिए और सेकेंडरी वेव्स भी नहीं आएगी। अब आएगी भी तो कहीं और आएगी, वो आएगी तो उसको हम सेकेंडरी वेव्स में कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सेकेंडरी वेव्स नहीं आएगी जो इस खाने को खा रहे हैं। तो यही होता है पॉइंट सोर्स रैपिड, ठीक है। इससे भी समझते, भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको समझा ही दिया। मिनीमाटा डिजीज क्या होती है? मिनीमाटा डिजीज क्या था कि ये जापान में हुई थी। कहाँ हुई थी? जापान में। और यहाँ पे कुछ जो हम यहाँ फैक्ट्रियाँ थी, यहाँ के जो सब्सटेंस था यहाँ रिलीज हुआ और ये पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे जापान के इन्वायरमेंट में ये पूरे फैल गया है। मिनीमाटा डिजीज आप लोग सर्च करके पढ़ लेना अगर पढ़ने की इच्छा हो अलग से तो। और यहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स भी मारे जाने लगे। तो इससे हमने क्या देखा कि इस वाले एरिए बस में लोग मारे गए, हर जगह नहीं मारे गए, केवल इस एरिए में बोला जाए तो मारे गए। इस एरिए के लोग बस मारे गए ना, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, दिक्कत जो मारे गए उनको थी। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया, रिलीज हुआ, लोग मरे, रैपिड राइज रैपिड फॉल। चेरनोबिल में क्या हुआ था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, थोरियम था, सीजियम था, ये सब सीजियम 137 करके कुछ था, ये रिलीज हुआ था, जो बहुत बहुत भारी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती है चेरनोबिल। ये 1986 में हुई थी, अराउंड अप्रैल में कभी हुई थी, इसका भी थोड़ा ध्यान दे लेना। ये भी क्या है? पॉइंट सोर्स ही है। 4 एग्जाम्पल हमने देख लिया इसके ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर पे जाते हैं। कंटिन्यूस और मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक्स में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि प्रोलोंग्ड एक्सपोजर होता है। जैसे मान के चलो कोई एग्जांपल ले लो कि कोई मान लो कोई विलेज है, विलेज में क्या हुआ, मान लो कोई बहुत सारे लोग वेल का पानी उपयोग कर रहे हैं, वेल से, एक ही वेल से पानी पी रहे हैं बहुत सारे गांव के लोग। अब उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लो कॉलेरा हो गया, जैसे मान लो ये गाँव के लोग थे, अब विलेज के लोग थे। अब विलेज के लोग क्या कर रहे थे? एक ही वेल का पानी पी रहे थे। तो जब एक ही वेल का पानी पी रहे थे तो सभी में विब्रियो कोलेरी नाम का गया और सभी में कोलेरा फैला। लेकिन ऐसा हुआ कि इसमें से कुछ लोग आज बीमार पड़ गए, कुछ लोग आज डिजीज्ड हो गए, आज हिंदी में बता देता हूँ, आज डिजीज्ड हो गए, और कुछ लोग कुछ समय बाद, कुछ लंबे टाइम बाद कुछ लोगों को बीमारी हुई, कुछ लोगों को बाद में हुई। सम पीपल्स आर डिजीज्ड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, राइटिंग वैसे भी खराब है, इसमें लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ लो ना। कुछ लोग आज बीमार हुए, कुछ लोग कल कुछ टाइम बाद बीमार हुए। तो इसमें क्या हुआ कि जो बोला जाए तो एक्सप्लोजिव नहीं था। क्यों एक्सप्लोजिव नहीं था? क्योंकि कुछ लोग आज बीमार हुए, कुछ लोग कल बीमार हुए। तो इसमें जब पानी जब लोगों ने पिया तो इसमें देखा कि जो सोर्स था वो तो सोर्स सबका, देखो ये देखो, सोर्स सब में क्या है? कॉमन है। क्या है सोर्स? क्या है? कॉमन है। सोर्स सभी में कॉमन है। यहाँ मैं पहले पढ़ा के चला गया हूँ, दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ताकि मैं अभी आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ है इसमें, जैसे मान लो ये पानी पी रहा है बच्चा, देख रहे हो। अब इसने पानी पिया, बच्चे ने पानी पिया, कुछ लोगों ने बाद में पानी पिया, ठीक है। अब इन सभी लोगों में बीमारियां होना चालू हुई। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही पानी पिया तो वो जो रैपिड राइज हुआ ना, अचानक से बीमारी हुई ना, लेकिन इसमें फॉल जो है तो रैपिड फॉल नहीं हुआ, क्योंकि पानी तो कुछ लोग जाके बाद में भी पीते रहे। तो ये चीज़ बढ़ती गई धीरे धीरे, तो ये रैपिड राइज बोलेंगे। अब इसमें इस ग्राफ को देखो कि रैपिड राइज बोल रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअल फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेजुअल फॉल बोलेंगे। और इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि इसमें सेकेंडरी वेव्स भी आ सकती हैं, कोई सेकेंडरी वेव्स इसमें प्रेजेंट हो सकती है।
सेकेंडरी वेव्स प्रेजेंट हो सकती है, सेकेंडरी वेव्स प्रेजेंट हो सकती है इसमें, उसमें सेकेंडरी वेव्स प्रेजेंट नहीं थी। और इसमें क्या चीज़ थी कि जो सोर्स है वो प्रोलॉन्ग था और कंटिन्यूस था। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि ये देखो ये वाला पानी पिया, इसने पिया और इसने पिया, इसने जो है तो इसमें फैला, इसमें फैला, एक देख सकते हो कैसे सोर प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे समय में लोगों में फैल रही है बीमारी, ठीक है ना। एपिडेमिक इज नॉट एक्सप्लोजिव। और इसमें क्या होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक मान लो डिफरेंट टाइम पे जो एक्सपोज पर्सन है वो अलग अलग एजेंट में डिफरेंट, मतलब बोला जाए तो जो डिजीज एजेंट है वो एक्सपोज पर्सन में डिफरेंट टाइम पे इंटर कर सकता है, ठीक है। और अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड में, जरूरी नहीं कि एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में डिजीज जो एजेंट है वो इंटर करे, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा, कुछ चीज़ें देखी। रैपिड राइज, ग्रेजुअल फॉल, रैपिड राइज, ग्रेजुअल फॉल, इंक्यूबेशन पीरियड वन मोर देन वन, सेकेंडरी वेव्स प्रेजेंट। और क्या देखा अपन ने इसमें, हो गया यही था। एपिडेमिक नॉन एक्सप्लोजिव, प्रोलॉन्ग्ड होता है, जो सोर्स होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, हो गया खत्म। और क्या कॉमन सोर्स होता है इसमें भी। एक एग्जांपल और देख सकते हो, जैसे प्रोस्टिट्यूट हो गई। प्रोस्टिट्यूट का क्या है, प्रोस्टिट्यूट ने गोनोरिया आउटब्रेक इन्फेक्शन ऑल हर क्लाइंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, जैसे मान के लो ऐसी बीमारियां क्या करती है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग लोगों में फैला सकती है ना बीमारी को। जैसे पानी था, अलग अलग लोग पी रहे थे इसको, उसी तरह उसमें भी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों में फैल रही है और बढ़ती जा रही है। तो ये हुआ तो अचानक से, जब वो एक्सपोज हुआ पर्सन इस प्रोस्टिट्यूट के साथ, तो बोला जाए तो कि एक्सपोज होने के बाद तुरंत राइज हुआ उस पे अंदर डिजीज चली गई, लेकिन जो फॉल हुआ वो अलग तरीके से हुआ ना, तुरंत थोड़ी ठीक हुआ, हो सकता है कभी ठीक ना हो। तो इसी तरह से ग्रेजुअल फॉल होता है ना। और प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स में क्या होता है, बहुत ईजी है यार। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों सबसे अच्छा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्योंकि कोविड 19, तो क्या हुआ था कोविड 19 में, कोविड 19 आया था, कुछ लोग बीमार पड़ रहे थे, कुछ लोग बीमार नहीं पड़ रहे थे, कुछ लोगों को बीमारियां हो रही थी, कुछ लोग एकदम ठीक थे, कुछ लोग इसलिए मान रहे थे कोविड है, कुछ लोग गाँव के लोग नहीं मान रहे थे कि कोविड है। जैसे देखो ये रहा आदमी, इसने इसको फैलाया लेकिन इसको नहीं फैला पाया कोविड 19 कोरोना वायरस। इससे हमको क्या देखने को मिला, पहले तो ये देखने को मिला कि एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तीसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें। और दूसरी चीज क्या देखी कि जो सोर्स है वो देखो, डिजीज एजेंट इज नॉट कॉमन इन ऑल केसेस। अगर इसके लिए बोलोगे तो ये सोर्स थोड़ी है, ये सोर्स नहीं है, लेकिन इसके लिए बोलोगे तो ये सोर्स जरूर है, ये इंसान, ये वाला, ये सोर्स है, बट वो दूर वाला सोर्स नहीं है। तो हर डिजीज बोला जाए तो जितने भी केस हैं उनके लिए कॉमन सोर्स नहीं है, कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लिए ये सोर्स बना, किसी के लिए ये सोर्स बना, किसी के लिए ये सोर्स बना, किसी के लिए ये सोर्स बना, ठीक है। एवरी न्यू केस बिकम्स द सोर्स ऑफ फॉर अदर्स। अब इधर देखो, इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम, हाइट ऑफ एपिडेमिक्स, देन टर्मिनेशन ऑफ एपिडेमिक्स। तो इसमें क्या हुआ, ग्रेजुअल राइज, ग्रेजुअल ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअल राइज और ग्रेजुअल फॉल, धीरे धीरे इसका जो कर्व देखने को मिलेगा, आगे भी देख लेना आप लोग, ग्रेजुअल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इनिशियल पीरियड, अब इसमें देखो जैसे मान चलो ये आदमी ऐसा है जो फैला सकता है लोगों में, ये खाली डब्बा वाला व्हाइट राउंड से बॉल वाला, ये क्या है, और ये जो ब्लैक वाले हैं रोकने वाला है, इन्फेक्टेड पर्सन हु फेल्स टू इन्फेक्ट अदर, से दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ, ये इतने लोगों में फैला रहा है, ये देखो इसको फैला रहा है, इसको फैला रहा है, इसको, यहाँ पे रुक भी गया ना, कुछ लोगों में रुकता जा रहा है। यहाँ देखो इसने फैलाया, ये हाइट ऑफ एपिडेमिक्स देख रहे हो, हाइट ऑफ एपिडेमिक्स, ये बहुत से लोगों में फैल चुका है इस टाइम पे, बहुत से पूरे, जैसे जो हाल चाल हो गया था 2020-21 में, तो 2 बार आया था ना ये, एक से ज्यादा भी, तो सेकेंडरी वेव्स भी आ सकती है इसमें, ये चीज भी ध्यान रखना। इसमें टर्मिनेशन, इसमें देखो धीरे धीरे यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, या तो डेथ से रुका या तो रिकवरी से रुका, 2 चीजों से रुक सकता है ये ना। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में धीरे धीरे क्योर होते जाते हैं लोग इसमें। तो अब इसमें क्या क्या देखा अपन ने, यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी हुई थी उसको मैंने हटा दिया, यहाँ पे ये जो है तो उसी प्रोपेगेटेड के आगे के पॉइंट्स हैं। तो ग्रेजुअल राइज, ग्रेजुअल फॉल ऑफ द कर्व बता दिया मैंने, बता दिया कि नहीं, बता दिया बहुत अच्छे से। चलो इसको शुरू से ही बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे
इसको मिटाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या था कि ये आगे नहीं होगा, देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ। नहीं हो रहा है, इसको हटा देंगे हम। ये क्या है, जो कंटिन्यूस सोर्स से गलती से लिख गया है हमारा, ये कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या है, हमारा प्रोपेगेटेड का ही है। तो प्रोपेगेटेड के आगे के पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन ये बीच में गलती से आ गया, बना रहा था तो स्लाइड बनाने में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे प्रोपेगेटेड में, ग्रेजुअल राइज ग्रेजुअल फॉल ऑफ द कर्व, स्पीड ऑफ स्प्रेड डिपेंड्स अपॉन हर्ड इम्यूनिटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्टैक्ट एंड सेकेंडरी अटैक रेट। अब हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है? हर्ड इम्यूनिटी जो है मैं तुम आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे होती है, एक 1.5 से लेक्चर लूंगा उसमें। तो इसमें क्या होता है, देखो ये ससेप्टिबल लोग हैं, ठीक है, ये ससेप्टिबल, और ये क्या है, इन्फेक्टेड लोग हैं। अब इसमें भी देखो ये इम्यून लोग हैं, क्या है, इम्यून लोग हैं, क्या है, इम्यून। ये सारे के सारे पर्सन इम्यून है इसमें, जो बाकी लोग हैं। ये देखो ये क्या हुआ कि अगर हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट है, हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट है मतलब सारे के सारे लोग बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। जैसे देखो ये इसमें से इसमें फैला, बट इधर नहीं ये आगे जाने देना। हर्ड इम्यूनिटी थी, पूरी इम्यूनिटी सेफ थी, डिजीज ट्रांसमिशन रुक गया इसमें। और लेकिन इसमें देखो हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, धीरे धीरे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ठीक है ना। तो अगर ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोपेगेटेड हर्ड इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, हर्ड इम्यूनिटी पे। और सेकेंडरी इसमें अटैक रेट भी हो सकता है, सेकेंडरी कब भी बन सकता है, मैंने बताया ही था आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें देखो अपॉर्चुनिटी फॉर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, स्प्रेड ऑफ स्प्रेड डिपेंड्स अपॉन द हर्ड इम्यूनिटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्टैक्ट एंड सेकेंडरी अटैक रेट। पढ़ सकते हो आप लोग, सबको पता है। ट्रांसमिशन कंटिन्यूज अंटिल द नंबर ऑफ ससेप्टिबल इज डिप्लीटेड। क्या लिखा हुआ है, क्या है, ट्रांसमिशन कंटिन्यूज अंटिल द नंबर ऑफ ससेप्टिबल इज डिप्लीटेड और ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स आर नो लॉन्गर एक्सपोज्ड टू इन्फेक्टेड पर्सन। एपिडेमिक कंटिन्यूज ओवर मोर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड। इसमें आपको पता ही है कि अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड पे अलग 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 सबसे पहले क्या था, पॉइंट वाले में क्या था, एक इंक्यूबेशन पीरियड, अगले वाले में मल्टीपल, इसमें भी मल्टीपल, उसमें भी सेकेंडरी वेव के चांसेस बन सकते थे, इसमें भी बन सकते हैं। उसमें सबसे पहले में क्या था, पॉइंट वाले में रैपिड राइज रैपिड फॉल, फिर क्या था अगले वाले में, कंटिन्यूस वाले में रैपिड राइज ग्रेजुअल फॉल। इसमें क्या है, ग्रेजुअल राइज ग्रेजुअल फॉल, क्या है, ग्रेजुअल राइज ग्रेजुअल फॉल, ठीक है। और इसमें धीरे धीरे जाके चीज़ें केस कम होते जाते हैं और सेकेंडरी वेव्स भी आ सकती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है 2 बार कोविड की 2 वेव्स आ चुकी हैं हमारे सामने ना। अब इसमें हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, देखो इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो तीनों का कंपेयर देखो, तीनों के ग्राफ कंपेयर करके बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्राफ कंपेरिजन आप लोगों को दिखाऊंगा मैं भी। इसमें क्या था, इसका एग्जाम्पल क्या है, एपिडेमिक्स ऑफ पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए, ये प्रोपेगेटेड का एग्जांपल है ना। अब यहाँ देखो कंपेयर देखो तीनों का, ये किसका है, किसका है, ये है रैपिड राइज रैपिड फॉल। ये किसका है, कंटिन्यूअस रैपिड राइज ग्रेजुअल फॉल। ये कैसा है, ग्रेजुअल राइज ग्रेजुअल फॉल, ठीक है। चलो अब लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन में आते हैं। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन सेक्युलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म में कोई बीमारी हो रही है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोग्रेसिव इंक्रीज, देख रहे हो ना। और ये होता है प्रोग्रेसिव डिक्रीज, प्रोग्रेसिव इंक्रीज, प्रोग्रेसिव डिक्रीज, दो चीजें आपको पता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे ऑक्यूरेंस है डिजीज का, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और बहुत सारे साल, 10 20 30 साल, डिकेड्स, बहुत सारे साल, 10 10 20 20 30 30 साल हो जाते हैं, उसके बाद होता है। जैसे मान के चलो डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह, देयर में भी प्रोग्रेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज। अभी धीरे धीरे बढ़ भी सकता है और धीरे धीरे ऐसे कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन और सेक्युलर ट्रेंड इसको बोलते हैं, सेक्युलर ट्रेंड। जैसे देखो एग्जांपल यहाँ देखो, पिछले कुछ वर्षों में भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें हमको क्या देखने को मिला है, क्रोनिक हार्ट डिजीज, लंग कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, कॉन्सिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्री में क्या क्या देखने को मिला है, ये वाला ट्रेंड देखने को मिला ज़्यादातर। लेकिन अभी जो डिक्लाइन ट्रेंड इन डेवलप्ड कंट्री में कौन किस चीज़ का देखने को मिला है, पोलियो, पोलियो देखो, पोलियो, डिप्थीरिया अपने ही कंट्री में देख लो, टाइफॉइड फीवर, टीबी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री में डिक्लाइन ट्रेंड में है। किसमें है, डिक्लाइन ट्रेंड में, किसमें, डेवलप्ड में। और ये डेवलप्ड में अपवर्ड में है, ठीक है ना। ये डेवलप्ड में अपवर्ड में है, ये डेवलप्ड में डाउनवर्ड में है, तो ध्यान रखना है हमको। ये इसके एग्जांपल हो गए।
तो एग्जाम्पल सबके हमने देख लिए हैं, सभी के एग्जाम्पल कैसे। सबसे पहले वाले के 4 एग्जाम्पल दिए थे हमने। सबसे पहले वाले के कितने एग्जाम्पल दिए थे? 4 एग्जाम्पल। कौन कौन से? फूड पॉइजनिंग, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिरामाटा डिजीज और चेरनोबिल। इसके क्या एग्जाम्पल दिए थे? कंटामिनेटेड वाटर फ्रॉम वेल और प्रोस्टिट्यूट वाला एग्जाम्पल दिए थे। और इसके क्या नाम है, प्रोपेगेटेड का क्या एग्जाम्पल दिया था? कोविड। क्या एग्जाम्पल दिया था? कोविड। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन सेकुलर ट्रेंड में क्या एग्जाम्पल दिया? डेवलप्ड कंट्री में अपवर्ड ट्रेंड है अगर तो किसका है? क्रोनिक हार्ट डिजीज, लंग कैंसर और डायबिटीज मेलाइटिस का। और इसमें क्या है? डिक्लाइन ट्रेंड किसमें है? डिक्लाइन ट्रेंड है हमारा डेवलप्ड कंट्रीज में। किसका किसका? टीबी, टाइफाइड फीवर, डिप्थीरिया एंड पोलियो। याद रखना। अब पीरियोडिक फ्लक्चुएशन कैसे होते हैं? सीजनल ट्रेंड या साइक्लिक ट्रेंड? सीजनल ट्रेंड या साइक्लिक ट्रेंड? क्या होता है? सीजनल ट्रेंड या साइक्लिक ट्रेंड। सीजनल ट्रेंड मतलब क्या होता है कि कुछ डिजीज होती है जो एक सीजन में ही आती है। जैसे मान लो इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो ठीक हो गए, फिर आया तो फिर गड़बड़। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ठंडियों में क्या हो जाता है आप लोगों को? कोल्ड हो जाता है, सर्दी खांसी छींक चालू हो जाती है कोल्ड विंटर सीजन में। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आप लोग देखने को मिलता है। उस तरह ज़्यादातर लोगों में आप लोग देखोगे कि जो समर होता है, गर्मी होती है तो ज़्यादा डायरिया वाली समस्या हो जाती है। क्या हो जाती है? समर में डायरिया वाली समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है। समर में डायरिया। और इसमें क्या देखने को मिलती है? कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। स्प्रिंग में ज़्यादातर आप लोग ध्यान अगर दिए हो तो चिकन पॉक्स आपको देखने को मिलता होगा। मेजल्स भी एक एग्जाम्पल होता है। चिकन पॉक्स देखने को मिलता है आप लोगों को, ठीक है ना, स्प्रिंग सीजन में। तो ये सीजनल ट्रेंड हो गया ना, कि हर सीजन में ऐसा होता है कि अक्सर इसी सीजन में ऐसी बीमारियां होती हैं। इसकी जैसे एग्जांपल रेनफॉल, ओवर क्राउडिंग, ह्यूमिडिटी, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। सब रीड कर लेना एक बार जल्दी जल्दी ना, सब पढ़ाते जा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है? ये सीजनल ट्रेंड हो गया। अब साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है? पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है कि एक साइकिल बोला जाता है। जैसे मान के चलो कि जो इधर देखो, जैसे इसका जो ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे बना हुआ है, देख रहे हो? इस सीजन में ये बीमारी आई, फिर नीचे हो गई, फिर अगला सीजन आया, फिर बीमारी हुई, फिर नीचे हो गई। इसमें क्या देख रहे हो कि सम डिजीजेज ओकर इन साइक्लिक स्प्रेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच मे बी वीक, डेज, मंथ्स और ईयर्स। क्या बोला कि साइक्लिक स्प्रेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच में भी वीक्स, डेज, मंथ्स और ईयर। हो सकता है कि कुछ वीक्स में रिटर्न होती हो, कुछ ईयर्स में रिटर्न होती हो, या कुछ मंथ में होती हो, ऐसे करके देख सकते हैं। दिस इज ड्यू टू नेचुरली ऑकरिंग वेरिएशन इन हर्ड इम्यूनिटी एंड एंटीजेनेटिक वेरिएशन। इसमें भी देखो होता है ये चीज़ ना, हर्ड इम्यूनिटी वाला जो मैंने ऊपर बताया था अभी, ठीक है ना। इसमें देख लो साइक्लिक ट्रेंड है एक साइकिल में। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो ना, मीजल्स में क्या है? एवरी 2 to 3 ईयर्स में देखने को मिल जाता है कई बार। रूबेला में क्या है? एवरी 6 to 9 ईयर्स में। क्या? एवरी 6 to 9 ईयर्स में। इन्फ्लुएंजा में क्या है? एवरी 2 to 3 ईयर्स एंड पैंडेमिक एवरी 10 to 15 ईयर्स। किस में देखने को मिलता है? एवरी 10 to 15 ईयर्स में। साइक्लिक पैटर्न रिपीट हो रहा है, देख रहे हो ना। मीजल्स देखने को मिलता है 2 to 3 ईयर्स में, रूबेला देखने को मिल रहा है, इन्फ्लुएंजा देखने को मिल रहा है 10 से 15 सालों में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? साइक्लिक ट्रेंड का, ठीक है। अगला देखते हैं, केस खाली रह गए हैं। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमने देख लिया। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हमने, अच्छे से देख लिया। चलो इसको करके दिखा देता हूँ मैं आपको फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक। हालांकि बार बार टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, आगे ही चल लेते हैं ना, आपको सब पता ही है। ये देख ही लिया था आप लोगों ने। क्या देख लिया था? ये देख लिया था कि ऑब्जर्वेशनल में ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्रिप्टिव करते हैं, एनालिटिकल करते हैं और एक्सपेरिमेंटल करते हैं, ठीक है। ये देख लिया था। इसके बाद आप लोगों ने देख लिया था डिस्क्रिप्टिव में टाइम, प्लेस, पर्सन। टाइम को भी 3 टाइप में बांट दिया था। कैसे कैसे? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पीरियोडिक में। और डिस्क्रिप्टिव में फिर प्लेस के देखते हैं, फिर पर्सन को देखते हैं। तब हम आ जाते हैं प्लेस पे। किस पे आ जाते हैं? प्लेस पे। किस पे आ जाते हैं? प्लेस पे। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हैं? देखो प्लेस देख लो, ये कोई जगह है मान लो। तो प्लेस को कैसे हम डिफाइन करते हैं कि किस जगह पे है? सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा? स्पॉट मैप। क्या काम रहेगा? स्पॉट मैप। मैप को स्पॉट करो पहले। क्या स्पॉट करोगे? मैप को स्पॉट करो कि ये मान लो ये एक जगह हो गई। जैसे मान के चलो कि ये इंदौर है। क्या है हमारा? इंदौर, एमपी का इंदौर। ये इंदौर एमपी है, ठीक है। इंदौर है मान के चलो, ये जगह हमने स्पॉट कर लिया। इस जियोग्राफिकल एरिया ले लिया, एक एरिया ले लिया वहाँ पे कि वहाँ पे कितने केसेस हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, मान लो यहाँ पे देखो केस भरे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ केसेस है यहाँ पे, देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में केसेस प्रेजेंट है, देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में। तो इस जगह पे जो इंदौर है, इस जगह पे ये केसेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी वो हाई है।
अब यहाँ पे क्लस्टरिंग ऑफ केसेस जो है इनको स्पॉट किया हमने। अब यहाँ पे देखा कि जो लोगों में डिजीज फैली हुई है वो सेम टाइप की डिजीज इतने लोगों में, जैसे मान के चलो ये लाल वाली जो है पॉइंट बने हुए हैं इनमें ये सेम टाइप की डिजीज इसी जगह पे, एक ही जगह पे फैली हुई है। ठीक है, ये इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम जब स्पॉट करेंगे तो ये हमारा क्या हेल्प करता है, स्पॉट मैप करने से हमें क्या मिलता है, हमें स्पॉट मैप करने से हमको मिलता है कि इन्फेक्शन की जो लोकलाइज्ड एरिया है ना वो पता चल जाएगी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमको पता चल जाएगा। जो ये लाल वाले लोग इतने जो इन लोग परेशान हुए हैं इन सभी में क्या सोर्स है फैलाने का, क्या सोर्स का हम पता लगा सकते हैं इसकी वजह से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखो अब एक चीज़ तुम जान लो कि यही चीज़ हमको करने से, जैसे एक बहुत बोला जाए तो 1854 में ये एग्जांपल देखो, जॉन स्नोज मैप गोल्डन स्क्वायर 1844 लिखा हुआ है ना। तो क्या होता है कि गोल्डन स्क्वायर नाम की एक जगह है, कहाँ पे है, लंदन में है। कहाँ पे है, इंग्लैंड। कहाँ है, इंग्लैंड में ये जगह है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों को, ये देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हो आप लोग, ये देखो। अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि इतने वाले एरिया में, ये यहाँ वाले एरिया में ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी हो रही है, कोलेरा वाली। तो उन्होंने ये ध्यान, ये सब देख के उन्होंने ये पता लगाया कि जो ये यहाँ पे कॉमन, वो ये सभी लोगों में क्यों बीमारी फैली। तो इन सभी में एक कॉमन चीज़ मिली कि जो यहाँ पे जो वाटर था, वाटर पंप सोर्स था, वो एक था। वहाँ की जो स्ट्रीट थी वहाँ पे एक ही था वाटर का सोर्स, और उसी को पानी पी के इतने सारे लोग बीमार हुए थे। तो ये तब की बात है जब हमारे विब्रियो कुलेरी की खोज ही नहीं हुई थी। इसके 50 साल बाद हमारे विब्रियो कुलेरी की खोज हुई थी। दुनिया में विब्रियो कुलेरी का अस्तित्व तो 50 साल बाद आया, लेकिन इतने टाइम पहले उन्होंने पता ये लगा लिया था। कैसे पता लगा लिया, क्योंकि वो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, तो उनको ये पता लगाया जा सकता था। जॉन स्नो कौन थे, जॉन स्नो। अब देखो प्लेस देख लिया अपन ने, अब पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हैं, कैसे देखते हो पर्सन को डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिफाइन करोगे, होस्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है। कैसे, किस एज के लोग हैं, किस सेक्स के हैं, एथनिसिटी क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, ऑक्यूपेशन क्या है, सोशल क्लास क्या है उस इंसान का, ये सारी चीज़ें हम जो ये पूरी कम्युनिटी है इसमें हम पता लगाते हैं। ठीक है ना, चलो ये भी देख लिया अपन ने। अब एक चीज़ ध्यान दो, फॉर्मुलेशन। अब हम हाइपोथेसिस पे हम फॉर्मुलेट करते हैं। कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे मतलब फॉर्मुलेशन हमारा हो गया। तो फॉर्मुलेशन हुआ है हमारा, कैसे फॉर्मुलेशन हुआ कि अब जैसे हमने डिजीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज है उनका कम्युनिटी में, उनको जैसे मान लो हमने टाइम के और प्लेस के और पर्सन के हिसाब से हमने देख लिया कि किस टाइम पे जो है, तो टाइम में देख लिया कि पॉइंट सोर्स क्या है, लॉन्ग टर्म। अब जैसे हमारा जो स्मोकिंग है, वो स्मोकिंग जैसे मान के चलो कि अपन देखते हैं कि एक इंसान क्या कर रहा है, 30 से 40 सिगरेट पर डे का कंज्यूम कर रहा है, स्मोक कर रहा है। अब 10% ऑफ स्मोकर्स आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, उनमें क्या देखने को मिला, लंग कैंसर देखने को मिला। क्या देखने को मिला, लंग कैंसर देखने को मिला। तो ये हम देखे ना, पहले पता किए कि किस पर्सन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, और बोला जाए तो टाइम के हिसाब से। तो टाइम, पर्सन और प्लेस के हिसाब से हम ये चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा, बाय स्टडीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज इन द कम्युनिटी विथ रेफरेंस टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, एपिडेमियोलॉजिस्ट फॉर्मुलेट एन एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस मस्ट बी करेक्ट एंड कंप्लीट। जैसे हमने देखा, उसको पहले पता किया कि हमने जो है तो इस टाइम पे जो है तो सिगरेट लेता है, डेली कितनी सिगरेट कंज्यूम करता है, ये पर्सन है, ये यहाँ काम करता है, इतने लोगों में ये एक्सपोजर है इसका, इस जो लंग्स कैंसर का जो एक्सपोजर है, जो स्मोकिंग का, ये लोग एक्सपोजर मतलब रिस्क फैक्टर है इनके लिए एक्सपोजर, वो तो स्मोकिंग रिस्क फैक्टर ही हुआ, कॉज हुआ। उसी तरह जैसे मान लो कि एग्जांपल दिया हुआ है कि ड्रिंकिंग ऑफ 200 to 300 वाटर ml ऑफ एल्कोहल पर डे कॉजेज सिरोसिस ऑफ लीवर। अब इसमें क्या देखा गया है कि पिछले 25 सालों में 20% जो ड्रंकर्ड थे, जो 200 से 300 ml पर डे अल्कोहल ले रहे थे, उनको सिरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिला है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है, 25 साल के एक्सपीरियंस में हमको देखने को मिला है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एनालिटिक। अब एनालिसिस पे आ जाते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिटिकल स्टडीज आर द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज आफ्टर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के बाद हम एनालिटिकल स्टडीज को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मुलेट नहीं करते हैं हम, इसमें टेस्ट करते हैं। उसमें हम अंदाज़ा लगाए थे। अंदाज़ा कैसे लगाए थे कि हो सकता है कि इस स्मोकिंग की वजह से ये बीमारी इसको फैल रही हो। हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे, हम फॉर्मुलेट कर रहे थे, हाइपोथेसिस थी हमारी। अब उसमें हमारा क्या होगा, टेस्टिंग होगी। अब हम टेस्ट करेंगे अपनी जो हाइपोथेसिस थी उसको।
कैसे टेस्ट करते हैं? दो टाइप से देखो हम करते हैं। कैसे? दो टाइप से। क्या क्या? केस कंट्रोल, कोहॉर्ट। जिसको भी यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह के लिए पढ़ना हो इसको रीड करे, उसका पूरा कंफर्म हो जाएगा। इसको समझ ले अच्छे से पढ़ के, बस बाकी नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मिल जाएंगे आपको। तो टाइप ऑफ एनालिटिकल स्टडीज में क्या है? केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडीज में क्या है? दो टाइप की चीज़ें हो गई। केस कंट्रोल में क्या क्या हुआ देखने को मिला? एक तो होता है केस, एक होता है कंट्रोल। क्या होता है? एक तो होता है केस, एक होता है कंट्रोल। कैसे? केस का मतलब क्या हुआ? केस का मतलब हुआ कि विदाउट डिजीज, और कंट्रोल का मतलब, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, गलत लिख देता हूँ कभी कभी। केस और कंट्रोल, कंट्रोल में का मतलब ही समझ रहे हो, कंट्रोल्ड है, बीमारी नहीं है, नॉन डिजीज्ड। नॉन डिजीज्ड इसमें क्या है? डिजीज्ड। क्या है? डिजीज्ड, ये नॉन डिजीज्ड। ठीक है, बस खत्म। अब हम सबसे पहले अपना केस कंट्रोल पढ़ रहे हैं ना। दो टाइप की पॉपुलेशन होती है, एक केस वाली, एक कंट्रोल वाली। केस मतलब डिजीज्ड, कंट्रोल मतलब नॉन डिजीज्ड। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हम ये इसमें देखते हैं कि कंपेयर करते हैं कि कौन से लोगों को में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है या एक्सपोजर प्रेजेंट है। जैसे अब इधर देखो, ये केस वाला आदमी है। केस का मतलब इसको डिजीज है, ठीक है ना, इसको लंग कैंसर मान लो हो चुका है। इसमें क्या है? इसको डिजीज नहीं है। मैंने बताया था शुरू में ही कि हम लंग कैंसर को, जो स्मोकिंग वाला फैक्टर है उसको हम लेके चलेंगे। स्मोकिंग कॉज करती है डिजीज या नहीं कॉज करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि नॉन डिजीज्ड, नो डिजीज्ड। कंट्रोल। एक्सपोज मतलब एक्सपोजर हो रहा है, इसके पास रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एक्सपोज। ये टर्म ध्यान दो, ये टर्म ध्यान दो। केस कंट्रोल क्या हो, केस क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, एक्सपोज्ड क्या होता है, नोट एक्सपोज्ड क्या होता है। अगर ये समझ गए तो पूरा केस कंट्रोल और कोहॉर्ट हिस्ट्री समझ जाओगे धीरे धीरे करके। नोट एक्सपोज्ड का मतलब कि नो एक्सपोजर रिस्क फैक्टर, सबको पता है, बहुत ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है, कुछ में दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। केस होता है डिजीज, कंट्रोल होता है नॉन डिजीज, एक्सपोज होता है एक्सपोजर, नॉट एक्सपोज होता है नॉट एक्सपोजर या नॉट रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब डिज़ाइन कैसे बनाते हैं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अरे 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 गायब नहीं होना है, गायब नहीं होना। हाँ ये देखो, ये वाला चार्ट देखो, इसमें क्या देख रहे हो तुम? ये पॉपुलेशन है। मान लो मैं एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। क्या हूँ? एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ। अब मैं बैठा अपने बढ़िया रूम में कि आओ अपन 100 लोगों पे स्टडी करेंगे, 100 लोगों के लिए हम 100 लोगों की स्टडी करेंगे। 100 लोगों को चैम्बर में एक एक करके मुझे भेजते जाओ, ठीक है, एक एक इंसानों को भेजते जाओ मेरे चैम्बर में। तो मैं क्या देखूंगा उसमें कि इनसे क्या पूछताछ करूंगा कि टाइम के हिसाब से हम इंक्वायरी करते हैं कि तुम जो है, तो एक देखेंगे कि जिनके पास, कुछ लोगों के पास डिजीज होगी और कुछ लोगों के पास डिजीज एब्सेंट होगी, ठीक है, डिजीज एब्सेंट होगी। क्या होगी? डिजीज एब्सेंट होगी। तो अब इनसे जिसमें डिजीज प्रेजेंट है उसमें से हम लोग पूछेंगे कि तुम्हारी तुम एक्सपोज्ड हो या नॉन एक्सपोज्ड हो, मतलब तुम स्मोकिंग करते हो या नहीं करते हो। तो एक होगा, कुछ लोग होंगे जो कि एक्सपोज, जो करते होंगे स्मोकिंग, कुछ लोग नहीं करते होंगे, ठीक है। तो मान के चलो कि हमारे पास 100 लोग थे, जिसमें से मान लो ये 100 लोग यहाँ पे, 100 लोग यहाँ पे थे, 100 लोग यहाँ पे थे, ठीक है ना। यहाँ पे 200 लोगों को मान लो लिया था, तो 100 लोग यहाँ पे थे। इसमें से जो ये स्मोकिंग कर रहे थे, ये 80 लोग स्मोकिंग कर रहे थे और 20 लोग नहीं कर रहे थे स्मोकिंग, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि जो 80 लोग हैं स्मोकिंग वाले थे, 20 लोग नॉट स्मोकिंग वाले थे। ये हमारे पास ये डिजीज वाले लोग आ गए, इससे हमको इसका डाटा मिल गया। फिर हम क्या डाटा लेते हैं, चलो दूसरे 100 लोगों को बुलाते हैं कि जो कंट्रोल में है, जिनको डिजीज नहीं है, कंट्रोल वाले को लेते हैं 100 लोगों को। इसमें अपन ने देखते हैं कि कुछ लोग एक्सपोज्ड हैं। कितने लोग? कुछ लोग एक्सपोज्ड हैं, जैसे मान के चलो 20 लोग एक्सपोज्ड हैं और 80 लोग नॉन एक्सपोज्ड हैं। कितने लोग? 80 लोग नॉन एक्सपोज्ड हैं। क्योंकि इस 20 लोग जो सिगरेट पी रहे हैं, ये लोग हैं जो सिगरेट पी नहीं रहे हैं, लेकिन इन दोनों में कोई डिजीज प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो 20 वाले लोग हैं, इनमें खतरा बना हुआ रहेगा, इनमें चांस बने रहेंगे, वो अलग बात है, बने रहेंगे। लेकिन हमारी जो स्टडी कहती है वो 20 लोग इधर से निकले, 80 लोग इधर निकले। तो जो कंट्रोल लोग हैं उसमें देखेंगे कुछ लोग हैं जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बीमार नहीं पड़े हैं, और कुछ लोग स्मोकिंग के बावजूद भी बीमार नहीं पड़े, वो कंट्रोल में हैं, बिना डिजीज के हैं, ठीक है। इसमें देखो लिखा भी है, ए और बी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, स्मोकर हैं। ये सी और डी क्या है, नॉन स्मोकर हैं। ये क्या है,
ये वाले ये और ये डिजीज्ड हैं, और बी और डी क्या है, नॉन डिजीज्ड हैं, कंट्रोल्स हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पुराने टाइप की स्टडी कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप कितने टाइम से स्मोकिंग कर रहे हो। जैसे मान लो जिनको डिजीज है उनसे हम पूछ रहे हैं कितने टाइम से आप डिजीज कर रहे हो। इसकी जो हमारी जो इंक्वायरी है वो डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी, हम बैकवर्ड हुआ ना, पास्ट की चीज़ों को पूछ रहे हैं ना, हमारी जो टाइम है हम पहले की चीज़ों को इसमें पूछ रहे हैं। केस कंट्रोल में क्या कर रहे हैं, पहले की चीज़ों को हम पूछ रहे हैं कि कैसे। अब इसमें देखो जैसे बता रहा है कि दो ग्रुप में बांटा था हमने, किस में बांटा था, केसेस में और कंट्रोल्स में। किस में बांटा था, केसेस में, कंट्रोल्स में। हम उनसे हिस्ट्री लेंगे पुरानी, फिर सभी को कंपेयर करेंगे पूरे ग्रुप्स को, हम देखेंगे कि कुछ एक्सपोजर वाले हैं, कुछ नॉट एक्सपोजर वाले हैं। फिर जो एक्सपोजर वाले हैं उसको भी इसमें रखेंगे, और नॉट एक्सपोजर वाले हैं उसको भी इसमें रखेंगे। एक्सपोजर वालों को कंट्रोल में रखेंगे, नॉट एक्सपोजर वालों को भी कंट्रोल में रखेंगे। ऐसे ही अपनी जो चार्ट, अपनी जो सीट है उसको लेके बैठ जाएंगे। ऐसे ही केसेस, ऐसे ही कंट्रोल, इस तरह से हम इनको देखते हुए करते जाएंगे ना। इसको हटा देता हूँ, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला चार्ट जो है, जैसे देखो, ये देख रहे हो, इस तरह से डाटा लिया, एक्सपोजर, यस, नो, केसेस, कंट्रोल्स, यही अपनी हम डाटा लिखते जाएंगे, वो करते जाएंगे, इससे हमको डाटा धीरे धीरे मिलता जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है इसमें, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्यों बोला, क्योंकि हम पहले की पास्ट टाइम की चीज़ें पूछ रहे हैं ना, पहले की चीज़ें, इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव बोलेंगे। प्रेजेंट से पास्ट में हम जा रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव हो गई। और बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग क्या, क्यों, बैकवर्ड समझ ही गए, पीछे वाली चीज़ों को हम देख रहे हैं ना, डिजीज से हम उसमें जा रहे हैं ना, डिजीज से हम किस में जा रहे हैं, कॉज या रिस्क फैक्टर में। इफेक्ट टू कॉज, इफेक्ट टू कॉज का मतलब इफेक्ट हमको पहले दिख गया ना, हमको पता है कि ये वाले लोगों को कैंसर है, इन लोगों को कैंसर नहीं है। उसके बाद हम आगे जाके पता कर रहे हैं कॉज क्या था जिसकी वजह से इफेक्ट दिखा हमको ये, ठीक है। आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी बहुत अच्छा है, एक्सपोजर स्टडी में काम आता है। और रिस्क फैक्टर स्टडी में काम आता है, डिजीज टू रिस्क फैक्टर। कैसे, अब डिजीज था फिर रिस्क फैक्टर गया ना, तो हमको ये पता चलता है कि रिस्क फैक्टर कौन सा रहा होगा, इजी भी रहता है ये। और एक केस प्रेफरेंस स्टडी भी होता है, ठीक है ना। अब ये जो चार्ट है, ये वाला चार्ट देखो, इसको ध्यान से देखो तुम लोग, इस चार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको ध्यान रखना। इधर हम लिखे हुए हैं डिजीज प्रेजेंट, इधर डिजीज एब्सेंट। तो डिजीज प्रेजेंट को हमेशा ऊपर लिखना है, एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड को लेफ्ट साइड में लिखना है, और नीचे टोटल लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, केस कंट्रोल का। इससे थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हमारा कोहर्ट वाला, लेकिन ये केस कंट्रोल का है। तो इसमें क्या है, एक्सपोज्ड वालों को मैंने बताया है कि जिसमें एक्सपोज्ड भी हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और डिजीज भी प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये डिजीज एब्सेंट है और एक्सपोज्ड भी हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। ये क्या है, ये डिजीज प्रेजेंट है बट विदाउट स्मोकिंग, अनएक्सपोज्ड है, मतलब जो रिस्क फैक्टर है उससे अनएक्सपोज्ड है। और ये क्या है, डिजीज एब्सेंट है, अनएक्सपोज्ड है, अनएक्सपोज्ड है और डिजीज भी एब्सेंट है, टोटल कंट्रोल में है, ठीक है ना। इसमें भी डिजीज एब्सेंट है बट एक स्मोकिंग कर रहा है, बी वाला। टोटल कितनी हो गई पॉपुलेशन, ए प्लस सी, इधर बी प्लस डी हमने मान लिया है, ए प्लस सी, ए प्लस डी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। अभी इसमें मैंने एमसीक्यू नहीं ऐड किए हैं, अभी कुछ दिनों बाद एमसीक्यू वाली सीरीज स्टार्ट होगी। अभी हम बस पढ़ते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम और पेजी के हिसाब से समझते हुए पढ़ते जा रहे हैं कि हर चीज़ समझ में आती जाए, हर पॉइंट समझ में आता है, जैसा कुछ भी छूटे ना। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या देखा, एक्सपोजर रेट, केसेस देखे, कंट्रोल्स देखे, सस्पेक्टेड फैक्टर देखा, ये हो गया हमें एक्सपोजर रेट। एक्सपोजर रेट कैसे पता चलता है, इसमें देखो दो चीज़ें पता चलती है जो केस कंट्रोल, एक तो एक्सपोजर रेट पता चलता है, एक तो ओड रेशियो पता चलता है। क्या होता है कि जैसे स्मोकिंग जो होता है वो लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर। ओड रेशियो क्या होता है, ये बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इसको कॉज करने की, कितनी ज़्यादा क्षमता से इसको कॉज कर सकता है लंग कैंसर। और जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर कितना है, केस और कंट्रोल में जो एक्सपोजर कितना है, किस तरह से एक्सपोजर हो रहा है, तो इससे हमें लंग कैंसर कॉज हो रहा है। ये होता है एक्सपोजर रेट। क्या होता है, एक्सपोजर रेट, कि मतलब इसमें हमको ये पता चलता है कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर है सब्जेक्ट के प्रति वो कितनी है, कि फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर कितनी है। जो सब्जेक्ट है हमारा, जो बोला जाए कि जो हमारा केस है, उसमें क्या है कि कितनी सिगरेट पी रहा है डेली, कितनी सिगरेट पी रहा है, तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी, सस्पेक्टेड फैक्टर, उसे बोलते हैं एक्सपोजर रेट। ओड्स रेशियो में क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन हम इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एसोसिएशन। स्मोकिंग और लंग कैंसर में क्या देख रहे हैं, एसोसिएटेड, ये वर्ड याद रखो, एसोसिएशन याद रखोगे, एसोसिएशन। एसोसिएशन है नहीं है, किस तरह का एसोसिएशन है, यही बस इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग लंग कैंसर, स्मोकिंग लंग कैंसर एसोसिएशन, ठीक है ना, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना, ओड्स रेशियो क्या बताता है, स्ट्रेंथ बताता है।
रिस्क फैक्टर और आउटकम, उसके जो रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, इसका आउटकम कितना रहेगा, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये बताता है हमको। एक्सपोजर रेट देखो क्या होता है, एक्सपोजर रेट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, यही सेम पैटर्न जो ऊपर बताया था, डिजीज प्रेजेंट, एक्सपोज, अनएक्सपोज, टोटल हमेशा ध्यान रखना, इसको लेफ्ट साइड में लिखना, इसको ऊपर लिखना, टॉप पे लिखना, ठीक है ना, इधर उधर मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। ए और बी, सी और डी लिखना है ऐसे, ए प्लस सी इधर कर देना, बी प्लस डी इधर कर देना, ये टोटल निकल आएगा। अब एक्सपोजर रेट जो हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि ये होते हैं एक्सपोज, ये होते हैं टोटल होते हैं, एक्सपोज प्लस अनएक्सपोज जितने भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना, ये हमको देखना है, मतलब डिजीज प्रेजेंट, जो जितने भी टोटल डिजीज परसेंट है वो टोटल डिजीज परसेंट देखते हैं, इसमें टोटल डिजीज परसेंट को देखते हैं, एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड। और ये क्या है, एक्सपोज्ड है, क्या है, एक्सपोज्ड है, क्या है, एक्सपोज्ड, और मल्टीप्लाई 100, याद रखना है फॉर्मूला, इजी है, कोई टफ नहीं है। जिस तरह हमने ये देखा ना एक्सपोजर रेट इन केस, उसी तरह एक्सपोजर रेट इन कंट्रोल में देख लेंगे। ये तो केस में हो गया, ये डिजीज वाले लोग हैं एक्सपोजर के साथ, डिजीज वाले देख रहे हैं इसलिए हम लोग एक्सपोज नॉन एक्सपोज देखे, ये देखे डिजीज प्रेजेंट है। अब कंट्रोल वाले देखेंगे तो बी अपॉन बी प्लस डी, ये देखो आगे बता भी दिया है, बी अपॉन बी प्लस डी इंटू 100, ठीक है। अब ओड्स रेशियो क्या होता है, ओड्स रेशियो होता है, सेम टेबल बनाओगे ऐसे ही, देखो ये देखो सेम टेबल ऐसे बनाया, ये सेम टेबल बनाया, डिजीज प्रेजेंट किया, डिजीज एब्सेंट किया, इधर एक्सपोज किया, इधर नॉन एक्सपोज किया, अनएक्सपोज किया, इधर ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा। हमने मान लो एक एग्जांपल लिया है कि 70 वाले ऐसे हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं और डिजीज प्रेजेंट है, 30 ऐसे हैं जो अनएक्सपोज्ड है और डिजीज प्रेजेंट है फिर भी, और इधर एब्सेंट वाले ऐसे हैं जो कि 10 ऐसे हैं जो कि डिजीज जिनमें नहीं है और एक्सपोज हैं, बल्कि जबकि ये जो 9 है, कितने हैं ना, एक सेकंड कहाँ गया, 9 ऐसे लोग हैं जो कि क्या हैं, अनएक्सपोज्ड और डिजीज एब्सेंट है। इसको हम बोलते हैं ओड्स रेशियो को क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, अब इसका फॉर्मूला होता है देखो, ए अपॉन सी होल अपॉन होल सी अपॉन डी, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर पता है तुम लोगों को ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए डी हो गया अपॉन बी सी हो गया। ए की वैल्यू हमने क्या ली थी, मान लो 70 ली थी, 70 इंटू 9 ली थी तो 9, 30 ली थी सी की वैल्यू, बी की वैल्यू डी ली 10 ली थी, ये 0 चला गया, 7 9 जा 63, 63 अपॉन 3, वेट मिनट, इधर क्या लिखा हुआ था, 10 बी और सी है ना, 10 और 30, क्या क्या हमने बताया कि ए और बी 79 10 30 6 7 9 जा 63 अपॉन 9 3, तो 3 से इसको कट करेंगे कितने हो जाएंगे 21%, तो 21% हाई चांसेस हैं कि लंग कैंसर होने के, इसमें लोगों के कितने चांसेस हैं, 21% चांसेस हैं। तो हमको पता चल गया एक्सपोज्ड, अनएक्सपोज्ड और एक्सपोज्ड केसेस, एक्सपोज्ड कंट्रोल केसेस, मतलब कंट्रोल केसेस नहीं, कंट्रोल केस और कंट्रोल अलग अलग है ना, यहाँ पे हम अलग बोल देते हैं, और अनएक्सपोज्ड केसेस और अनएक्सपोज्ड कंट्रोल भी होते हैं, समझ गए। अब इसका एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वो ओड रेशियो 1 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। पॉजिटिव एसोसिएशन मतलब कि जो डिजीज़ है उसके चांस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ओड रेशियो अगर 1 है तो कोई एसोसिएशन नहीं है, ओड रेशियो 1 से कम है तो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अब स्मोकिंग हालांकि प्रोटेक्टिव फैक्टर में काम नहीं करती है, बट कुछ केसेस में कुछ ऐसे अलग डिजीजेज में काम कर सकते हैं जिधर स्मोकिंग तो कभी काम करती ही नहीं है, बट समझ सकते हैं हम, ठीक है ना, इतना हम समझने के काबिल हैं। बस आगे देखते हैं कोहर्ट स्टडी क्या होता है। केस कंट्रोल हमने देख लिया, कोहर्ट हमारा थोड़ा अलग होता है, इन सबसे हट के होता है। कैसे हट के होता है, इसमें थोड़ा उल्टा चलता है। जैसे देखो इधर देखो, ये उसमें हम क्या कर रहे थे, केसेस और कंट्रोल ले रहे थे, फिर हम देख रहे थे कि एक्सपोज्ड है अनएक्सपोज्ड है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम पहले पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है। देखो पॉपुलेशन लिया हमने, ये पॉपुलेशन है हमारी, पॉपुलेशन हमने देखा, ये एक्सपोज्ड लोगों को देखा, नॉट एक्सपोज्ड लोगों को देखा, फिर हमने देखा कि डिजीज है या डिजीज एब्सेंट है, हो रही या नहीं हो रही है, फिर डिजीज देखा हो रही नहीं हो रही। ये हम फ्यूचर वाली चीज़ों को देख रहे हैं,
उसमें क्या था कि हम केस और कंट्रोल थे, उनमें हम पहले मतलब इफेक्ट हमको दिख गया था, लेकिन कॉज का पता लगा रहे थे। यहाँ पे हमको कॉज का पता है, हम डिजीज का पता लगाएंगे। तो कॉज वाले के लिए पहले हम ऐसे ही लेके फिर से एक रूम में जाएंगे, 100 लोगों को लेंगे, पकड़ेंगे, एक्सपोज लोग और नॉट एक्सपोज लोग, लेकिन उसमें हमको देखना पड़ेगा, उनसे हम बार बार फ़ोन लगा के पूछेंगे, ईमेल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, पता चला कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, लेकिन हमको पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत लंबा वक्त जाता है इसमें, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता जल्दी से हो जाए। लेकिन वो जो है ये क्या है, ये 10 साल पता चला स्टडी किए तुम एक्सपोज वाले की, 10 साल स्टडी करते रहे, इसको लंग कैंसर हुआ नहीं हुआ, पता चला ये जहाँ रहता तो वही छोड़ के चला गया, तुम गए देखने वहाँ रह ही नहीं रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती सकती हैं कोहॉर्ट स्टडी में। बट इसके भी आगे जब हम टाइप पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक और चीज़ होती है कोहॉर्ट में, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव करके होता है, तो उसको मैं भी थोड़ा समझाऊंगा आगे चल के ना वो कैसे करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमने देखा कि ये इंसान एक्सपोज्ड है, ये इंसान नॉट एक्सपोज्ड है। फिर इसमें हम आगे देखेंगे कि इसको डिजीज हुई नहीं हुई, इसमें भी देखेंगे डिजीज हुई नहीं हुई। टाइम हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इसमें हम 2 ग्रुप लेते हैं, एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड। फिर दोनों ग्रुप को हम सेम डिजीज से कंपेयर करते हैं, दोनों ग्रुप को। फिर देखते हैं, जैसे मान के चलो 2025 लिखा हुआ है, 2026 चल रहा है फिलहाल, 2026 कर देते हैं इसको, 2026 है मान लो, इधर 2036 है मान लो, ठीक है। तो 2026 हमने देखा 100 एक्सपोज स्मोकर्स को लिया, 100 नॉन स्मोकर्स को लिया, जिसमें से ये लोग तो एक्सपोज थे, नॉन एक्सपोज थे, समझ गए। इनमें फॉलोअप लेते हैं, इसका क्या कहते हैं, फॉलोअप करते हैं। तो इसमें फॉलोअप का मतलब दोबारा से जागते हैं, पता करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसमें देखा हमने 100 स्मोकर्स में से 80 लोगों को लंग कैंसर हुआ, 20 लोग हेल्दी निकले। इसमें क्या देखा हमने कि 10% जो तो पीपल थे उनमें लंग कैंसर निकला, 90 लोग हेल्दी थे। तो हम इस तरह से इसकी स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कोहॉर्ट स्टडी। क्या बोलते हैं इसको, कोहॉर्ट स्टडी। अब इसमें भी सेम चीज़ है, एक्सपोज्ड है, डिजीज है, एक्सपोज्ड है कुछ लोग जिनको डिजीज नहीं है। इसमें भी ऐसा है, कुछ लोग नॉट एक्सपोज्ड हैं, डिजीज है, कुछ लोग नॉट एक्सपोज्ड हैं, फिर भी नहीं डिजीज है। मतलब समझ रहे हो, एक्सपोज नहीं हुआ था तो डिजीज नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं एक्सपोज है उसके बाद भी डिजीज है। ऐसे ही उसमें भी था, लेकिन उसमें उल्टा था। उसमें केस और कंट्रोल हम पहले देख रहे थे कि उनमें पहले डिजीज हो चुकी थी, इनमें डिजीज हुई नहीं है, होने के चांसेस है आगे। We wait for occurrence of same disease in both groups and then compare। ये की पॉइंट्स हमेशा देखते जाना ना सभी के, जब पढ़ाई करना। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि आगे, प्रेजेंट टू फ्यूचर। किसमें, प्रेजेंट टू फ्यूचर वाले टाइम में देख रहे हैं हम। किसमें देख रहे हैं, प्रेजेंट टू फ्यूचर वाले टाइम में देख रहे हो ना, प्रेजेंट टू फ्यूचर वाले टाइम में देख रहे हैं। फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी बता ही दिया मैंने, कॉज टू इफेक्ट बता ही दिया। कैसे, केस कंट्रोल में इफेक्ट टू कॉज था, इसमें कॉज टू इफेक्ट है। इसमें एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी है, रिस्क फैक्टर टू डिजीज स्टडी है, पता ही है, इंसिडेंस स्टडी है, फॉलोअप स्टडी है। उसमें क्या था, एक्सपोजर था, और उसमें क्या था, ओट्स रेशियो था। दो चीज़ें याद रखना, एक्सपोजर स्टडी थी। इसमें क्या है, इंसिडेंस स्टडी और फॉलोअप स्टडी। इसमें जैसे उसमें ओट्स रेशियो था, वैसे इसमें रिलेटिव रेशियो देखने को मिलेगा ना, अभी हम आगे बताएंगे उसके बारे में। तो इसमें देखो इस तरह से, ये वाला चार्ट देखो, इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो। एक्सपोज लिए इधर, डिजीज प्रेजेंट एब्सेंट तो ऊपर टॉप पे लेते हैं, एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड साइड में लेते हैं, ध्यान है। लेकिन उसमें क्या कर रहे थे हम, नीचे ऐसे टोटल कर रहे थे, लेकिन इसमें इधर हम इधर टोटल कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ा, इधर A+B हो गया, इधर C+D हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। अब इसमें देना, देखो कोहॉर्ट स्टडी की मैंने बताया था ना अभी, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी। अब फिर आगे होती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो जो ये कोहॉर्ट स्टडी है, इधर देखो, a group of people who share a common characteristic or experience within a defined time period, age, occupation, exposure to drug or vaccine, pregnancy, etc। समझ गए कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि सेम टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हैं, सेम टाइप का नशा पत्ती कर रहे हैं, सेम टाइप की एज है, सेम टाइप का ऑक्यूपेशन है, ऐसा कुछ भी, ड्रग या वैक्सीन ले रहे हैं या प्रेगनेंसी है ना। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, कोहॉर्ट बोलते हैं उसको। स्टडी कोहॉर्ट क्या होता है कि देखते हैं कि एक्सपोजर कोहॉर्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्सपोजर कोहॉर्ट। उसमें क्या देखते हैं, who share common characteristic like age, sex, occupation, income, literacy level, marital status and are exposed to the suspected etiological factor।
ठीक है। अब देखो कंट्रोल कोहॉर्ट में क्या देखेंगे, हु आल्सो हैव द सेम एट्रीब्यूट एज दैट द स्टडी कोहॉर्ट बट आर नॉट एक्सपोज्ड। इनकी तरह ही ये भी हैं, लेकिन ये क्या है कि ये एक्सपोज्ड नहीं है। ये जो कंट्रोल कोहॉर्ट वाले दोनों पे स्टडी कर रहे हैं ना हम, कि जो एक्सपोज्ड है नॉट एक्सपोज्ड है दोनों पे, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये लोग एक्सपोज्ड नहीं है, ये लोग स्मोकिंग वगैरह कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं ये लोग स्टडी ऑफ कोहॉर्ट वाले जो है। तो ठीक है ना, कंपेरिजन ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर हम कंपेयर करते हैं इनके ऑब्जर्वेशन पे ना। ये हमने देख लिया, हम कहाँ थे, कोहॉर्ट पे थे ना, ये क्रॉस हो गया, ये कोहॉर्ट स्टडी चालू हो गई थी, कोहॉर्ट स्टडी चालू है, कोहॉर्ट है। हाँ ये टाइप, ये देखो चार्ट देखो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो अभी मैंने बताया ये है केस और कंट्रोल है हमारे पास, केस और कंट्रोल है हमारे पास। तो केस और कंट्रोल से हम देखते हैं कि एक्सपोज नॉन एक्सपोज, तो क्या हुआ, वो केस कंट्रोल स्टडी हुई, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई, पीछे साइड हुई, इफेक्ट टू कॉज हुई, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फैक्टर हुआ कि प्रेजेंस है या एब्सेंस है फैक्टर। इफेक्ट दिख रहा है, दिख गया है हमको, इफेक्ट दिख रहा है, उसके बाद हम कॉज देख रहे हैं, ठीक है ना। इफेक्ट दिख गया मतलब केस है इफेक्ट और कंट्रोल भी इफेक्ट है, लेकिन कंट्रोल वाला एक्सपोज है या नहीं है, ये वाला एक्सपोज है या नॉट एक्सपोज है, ये देखते हैं। इसको बोलते हैं केस कंट्रोल, पहले ही पढ़ा दिया। इसमें दो टाइप मैंने बताया तुमको, दो टाइप कैसे, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव और कंबाइन। तो प्रोस्पेक्टिव में क्या देखते हैं कि हम आगे आने वाले समय में, जो मैंने अभी तुमको ऊपर बता दिया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डिजीज प्रेजेंट है या एब्सेंस है, हम आगे आने वाले टाइम की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। ये जो प्रोस्पेक्टिव है ये बहुत खर्चीला, बहुत महंगा पड़ता है, इसको स्टडी करना 10 साल टाइम जाना, बहुत समय लंबा समय लगता है। लेकिन ये जो है ये हमारा तरीका होता है कि हम कोहॉर्ट स्टडीज कैसे कर सकते हैं कम समय में। कम समय में कैसे करेंगे, मान लो हम चले गए 5 साल, कुछ समय हमने बचा लिया, 5 साल हम चले गए पीछे, या 1 साल मान लो चले गए, 5 साल छोड़ो। एक दिन में हमने क्या किया, एक दिन में हम स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं एक दिन में, हम पीछे वाले टाइम का लेते हैं। क्या करते हैं, हम पीछे वाले टाइम का, एक दिन वाले पिछले टाइम का हम उसकी रिकॉर्ड उठाएंगे उसके, कि उसने जो है तो एक दिन में हम देखते हैं कैसे स्टडी करेंगे। अब इसको अब बोला है 10 साल, तो 10 साल प्रोस्पेक्टिव लग रहे थे, लेकिन क्या करते हैं कि हम उसके देखते हैं कि अच्छा मान के चलो तुमको अच्छा बीमारी चली आ रही है, कितने समय से चली आ रही है, मान लो तुमको ये बीमारी है कुछ 5-7 सालों से, तो 5-7 सालों में हमने जो भी चेंजेस देखे, जो भी रिपोर्ट देखे, जो भी वो किस चीज़ से एक्सपोज्ड है, नॉट एक्सपोज्ड है, या कोई स्मोकिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है स्मोकिंग, उसी बेस पे मैं सारा चैप्टर लेके चल रहा हूँ, इसलिए स्मोकिंग का बार बार एग्जाम्पल देता हूँ। तो स्मोकिंग प्रेजेंट है नहीं है, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे पहले पुराने वाले टाइम का। तो उसके सारे रिकॉर्ड्स उठाए हमने, सारे रिकॉर्ड्स देखे, चेक किए, अब देखे हमने कितने इसमें से देखे हमने कितने केसेस हैं, और मतलब कितने लोग कोहॉर्ट वाले हैं और कितने कंट्रोल वाले हैं। तो कोहॉर्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि स्टडी कोहॉर्ट का मतलब हुआ है कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग कंट्रोल में हैं। तो हमने देखा कि कितने लोग एक्सपोज्ड रहे नहीं रहे, ये वाले भी एक्सपोज्ड रहे नहीं रहे, तो इनके पिछले टाइम रिकॉर्ड देखे और हमको पता चल गया। यहाँ पे हमने बना लिया पूरा सिस्टम कि ये जो है इतने साल से एक्सपोज्ड था इसलिए इसको बीमारी हुई, ये एक्सपोज नहीं था फिर भी इसको बीमारी हुई, या एक्सपोज्ड था उसको बीमारी नहीं है और एक्सपोज्ड नहीं था उसको बीमारी है। ये सारे चांसेस हम इसको यहीं पे कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हाँ चलो। बट इसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें सारा डाटा मिल जाए, सारा सही डाटा मिले, इसका थोड़ा सा रिस्क रहता है इस वाले में रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम पुराने रिकॉर्ड चेक करेंगे और आगे 5 साल और आगे चेक कर लेंगे, फ्यूचर में क्या क्या हम देखते जाएंगे, फॉलो करते जाएंगे उसी रिकॉर्ड के बेस पे। ये और अच्छा है कॉम्बाइन वाला, इसको भी हम देख सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग तो है ये, ठीक है। अब टाइप ऑफ कोहॉर्ट स्टडी मैंने बता दिया तुमको कैसे, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा। असेस्ड एट द टाइम टू स्टार्ट ऑफ स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गया। इन फ्यूचर डेट पता है तुमको, रेट्रोस्पेक्टिव इन प्रेजेंट डेट द आउटकम हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, आउटकम जो है ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, कि वो बीमार हो चुका है, ठीक है ना, बीमार है या नहीं बीमार है उसको आउटकम हमको पता है। लेकिन हम पहले वाले टाइम को हम पूरा डाटा उठाए और देखे और पता लगा लिए क्या कैसा रहा। अब एमबी स्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी क्या है, कंबाइन वाली होती है, सेम टाइम पे पास्ट का डाटा और फ्यूचर में भी हम उसको फॉलो करते जाते हैं, उसी डाटा को उसके हिसाब से निकालते जाते हैं, ठीक है ना। फिर देखो एनालिसिस क्या है, इंसिडेंस अमॉन्ग एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड, इंसिडेंस देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इसमें भी देखते हैं, उसमें भी देख रहे थे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, किससे देख रहे थे, ओड रेशियोज देख रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। इसमें किससे देखेंगे, रिलेटिव रिस्क मतलब रिस्क रेशियो से एट्रीब्यूटेड टेबल रिस्क मतलब रिस्क डिफरेंस हम देखते हैं। दोनों चीजें देख रहे हो, इंसिडेंस रेट इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इसमें, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। इंसिडेंस रेट कैसे देखते हैं, देखो इन कोहॉर्ट स्टडी इंसिडेंस रेट कैन बी डिटरमाइंड डायरेक्टली इन दोज एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। कैसे, डिजीज प्रेजेंट है डिजीज एब्सेंट है, ए बी देखा सी डी देखा, ए प्लस बी देखा सी प्लस डी देखा। इंसिडेंस रेट अमॉन्ग स्मोकर में देखा, क्या देखा स्मोकर में, ए अपॉन ए प्लस बी, ए मतलब एक्सपोज्ड अपॉन ए प्लस बी मतलब
डिजीज प्रेजेंट और डिजीज एब्सेंट हम टोटल देख रहे हैं इसमें। ये देखो इसमें ए प्लस बी का मतलब अलग हो गया, हम जो वहां पे कर रहे थे पिछले वाले में केस कंट्रोल में वो अलग था, ठीक है ना, इसमें अलग है, ध्यान दो। इसमें इंसिडेंस रेट इसमें क्या है, अमोंग स्मोकर में, ये स्मोकर वाले में देख रहे हैं कि ये स्मोकिंग कर रहे थे, एक्सपोज्ड थे, और ये अब इसमें देखो कैसे कैसे मैं बताना कैसे चाह रहा हूं। जो ए है, ए वाला क्या है, एक्सपोज्ड है, क्या है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। और ए प्लस बी मतलब दोनों एक्सपोज्ड हैं, एक्सपोज्ड तो दोनों हैं, पता है ना, एक्सपोज्ड तो दोनों है ना, एक्सपोज्ड दोनों है, लेकिन ए में डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज एब्सेंट है। तो हम अभी क्या देखें, स्मोकर वाले का, जितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे वो सारे आ गए इसमें ना, डिजीज प्रेजेंट हो एब्सेंट हो। इसमें क्या देखा है, इंसिडेंस रेट अमंग नॉन स्मोकर वाला देखे, इंसिडेंस कैसे देखते हैं, इंसिडेंस अमंग नॉन स्मोकर का, सी लिए जो अनएक्सपोज्ड है, ये अनएक्सपोज्ड है, और ये क्या है, ये भी डी भी, सीओडी दोनों अनएक्सपोज्ड है, अनएक्सपोज्ड है। तो ये सभी नॉन स्मोकर हैं, लेकिन इसमें जो सी वाला है इसको डिजीज है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इंसिडेंस स्मोकर वाला, इंसिडेंस नॉन स्मोकर वाला, या तो इसको बोल लो इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड और इंसिडेंस और नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है ना, इन दोनों का भी निकाल सकते हैं हम। अब इसी में देखते हो रिलेटिव रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस रेट देख लिया ना। अब रिलेटिव रिस्क वही होता है क्या, स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं। तो रिलेटिव रिस्क इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ द डिजीज और डेथ अमॉन्ग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंस अमॉन्ग नॉन एक्सपोज्ड। कैसे, रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला ये हमको याद रखना है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज और अमॉन्ग एक्सपोज्ड, इंसिडेंस ऑफ डिजीज और नॉन एक्सपोज्ड, ये देख लो ना, इसके अपॉन में ये रखेंगे। कैसे रखेंगे आगे देखो, देख लेंगे हम, ये सब चार्ट वार्ट देखते जाना ना, तुम लोग जब नोट्स मिले तुम देख लेना इसको अच्छे से। देखो हाई रिलेटिव रिस्क, ये एक्सपोज्ड वाले हुए, ये नॉन एक्सपोज्ड वाले, ये एक्सपोज्ड वाले हैं, ये नॉट एक्सपोज्ड वाले हैं ना, पता है ना। इसमें देखो ए क्या है, एक्सपोज्ड विद डिजीज, और सी क्या है, नॉन एक्सपोज्ड विद डिजीज, ये दोनों थे। और बी क्या है, एक्सपोज्ड विदाउट डिजीज, डी क्या है, एक्सपोज्ड विदाउट नॉट एक्सपोज्ड विदाउट डिजीज, ठीक है ना, ये भी पता चल गया आप लोगों को। इंटरप्रिटेशन क्या दिया हमने कि जैसे उसमें बताया था ना, उसमें भी अपन केस कंट्रोल में, उसी तरह इसमें भी है। तो रिलेटिव रेशियो में क्या है, नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है, एक है अगर तो, एक से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन को इंडिकेट कर रहा है, एक से कम है मतलब निगेटिव एसोसिएशन को वो कर रहा है। एक्सपोजर टू फैक्टर विल डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, एक्सपोजर टू विटामिन ए डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। क्या बोल रहा है कि अगर एक से कम है तो एक्सपोजर और निगेटिव एसोसिएशन का मतलब होता है कि जैसे मान को चलो स्किन कैंसर है, अगर हम विटामिन ए कंटिन्यू कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको स्किन कैंसर होने के चांसेस कम हो गए अपने आप ही। तो ये होता है रिलेटिव रिस्क, एक से कम है, एक से ज़्यादा है मतलब इसको चांस पूरा चांस है होने का, अगर एक से ज़्यादा हमने इससे डाटा से निकाला तो रिलेटिव रिस्क, और अगर एक है तो नो एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन ही नहीं, फिर क्या। रिलेटिव रिस्क इज डायरेक्ट मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द सस्पेक्टेड कॉज एंड इफेक्ट, इट इज इक्विवेलेंट टू ओड रेशियो केस कंट्रोल स्टडी। बता ही दिया मैंने तुमको कि केस कंट्रोल स्टडी जो है उसके इक्विवेलेंट है ओड रेशियो के, उसी तरह रिलेटिव रेशियो है इसमें ना, इसमें भी स्ट्रेंथ देखते हैं सस्पेक्टेड कॉज और इफेक्ट के बारे में ना, ठीक है। इसमें क्या होता है रिलेटिव रिस्क ओड रेशियो में, रिस्क रेशियो इसको बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो बोलते हैं, बताइए तो मैंने तुमको ऐसे बताया ही था, ऐसे करते हैं, निकालते हैं इसको फॉर्मूले को। एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इन कोहॉर्ट स्टडी, सेम चीज इसमें भी करते हैं केस कंट्रोल में ओड रेशियो में। हाँ सही है। मोर एक्यूरेट एस्टिमेट किस में होता है, रिलेटिव रिस्क में। इसमें क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, इसमें केवल रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रिस्क, ठीक है ना। मोर एक्यूरेट कौन सा होता है, रिलेटिव रिस्क या रिलेटिव रेशियो। ओड रेशियो में क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, याद रखना है। एक्सपोज्ड अपॉन नॉट एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड अपॉन नॉट एक्सपोज्ड, पता ही था, ए डी अपॉन बी सी, ये ठीक है ना, ये अभी याद है तुमको। एट्रीब्यूट रिस्क भी है कि इसमें होता है ना, रिस्क डिफरेंस जिसको बोलते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लो, समझ लो, याद रहे तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जानते रहो। एट्रीब्यूट रिस्क क्या होता है, रिस्क डिफरेंस होता है। जैसे अभी अपने देखा था कि जो रिलेटिव रिस्क था उसमें क्या था कि एक्सपोज्ड अपॉन नॉट एक्सपोज्ड, इसमें क्या है, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड। कैसे हम निकालेंगे, ये चार्ट तुमको बनाना आ ही गया है, ठीक है। सेम चीज देखो यहाँ पे एक्सपोज्ड नॉट एक्सपोज्ड, ठीक, उस पहले वाले का था एक्सपोज्ड अपॉन नॉन एक्सपोज्ड, सीधा सीधा निकाल दिए थे, एक्सपोज्ड नॉट एक्सपोज्ड अपॉन एक्सपोज्ड,
इंसिडेंस उसका, ठीक है ना। ए अपॉन ए प्लस बी, सी माइनस सी अपॉन सी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी। इस पे बहुत सारे मिल जाएंगे, फॉर्मूला बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। ए तुमको पता ही एक्सपोज विद डिजीज, बी तुमको पता ही एक्सपोज विदाउट डिजीज, सी नॉन एक्सपोज विद डिजीज, डी नॉन एक्सपोज विदाउट डिजीज। की पॉइंट क्या है इसका, एट्रीब्यूट मतलब कंट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट मतलब कंट्रीब्यूशन इंडिकेट्स टू व्हाट एक्सटेंट द डिजीज कैन बी अट्रीब्यूटेड बाय रिस्क फैक्टर। एग्जाम्पल क्या है, अट्रीब्यूट रिस्क ऑफ 90% मीन्स 90% ऑफ डिजीज लंग कैंसर अमोंग एक्सपोज्ड स्मोकर इज ड्यू टू एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर स्मोकिंग। क्या मतलब हुआ इसका कि जो एट्रीब्यूट क्या, एक सेकंड ऊपर बैठ जाओ। एट्रीब्यूट रिस्क में क्या हो रहा है कि एट्रीब्यूट रिस्क को हमेशा हम परसेंटेज से बताते हैं, लेकिन जो हमारा वो था ना, वो पहले वाला क्या बताया था, पहले वाला रिलेटिव रिस्क, तो उसको हम इसे नंबर से बताते थे। कैसे बताते थे, नंबर से। इसको हम कैसे बताते हैं, परसेंटेज से। जैसे 90% एट्रीब्यूट रिस्क का क्या मतलब हुआ कि 90% ऑफ डिजीज जो है लंग कैंसर है वो स्मोकर वाले लोगों में है, जो एक्सपोज्ड हैं, स्मोकिंग से जो एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है यहीं पे। नहीं, एक सेकंड, अभी और भी बता हुआ क्या, बट हाँ इसमें कुछ नहीं है, ये आप लोग पढ़ लेना। ये मैंने बता दिया है, सारी चीज़ बता दी, रिलेटिव रिस्क प्रोसेस एट्रीब्यूट रिस्क बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, कौन से एक्सपोज्ड हैं, कौन से नॉट एक्सपोज्ड हैं, केस कंट्रोल कोहर्ट सब बताते ही गया हूँ धीरे धीरे। रेयर डिजीज केस कंट्रोल्स देखते हैं और रेयर रिस्क फैक्टर देखते हैं कोहर्ट से, देखना। ये हो गया हमारा द एंड, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं द एंड TMD लेक्चर। हेलो।